एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 13th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत सरकार का कौन सा प्रमुख कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन अ, स्किल इंडिया मिशन। ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन सी, डिजिटल इंडिया। ऑप्शन डी, मेक इन इंडिया। आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल इंडिया। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। स्किल इंडिया मिशन व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और सफाई के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एग्जाम फैक्ट, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 3 मुख्य घटक शामिल हैं: डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल सेवा वितरण और डिजिटल साक्षरता। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। दूसरा पॉइंट, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 3 मुख्य घटक शामिल हैं: डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल सेवा वितरण और डिजिटल साक्षरता। अंतर्राष्ट्रीय मामले, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी मुख्य रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित मामलों का विशेष कार्य सौंपा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एग्जाम फैक्ट, ITU सूचना और संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाता है, वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट कक्षाओं का आवंटन करता है। यह नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए तकनीकी मानकों का भी विकास करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित मामलों का विशेष कार्य सौंपा गया है। दूसरा पॉइंट, ITU सूचना और संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाता है, वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट कक्षाओं का आवंटन करता है। यह नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए तकनीकी मानकों का भी विकास करता है। अब स्वास्थ्य पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया है? ऑप्शन अ, 2030। ऑप्शन बी, 2022। ऑप्शन सी, 2035। ऑप्शन डी, 2025। आंसर है ऑप्शन डी, 2025। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत सरकार का लक्ष्य टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करना है। वर्ष 2030 टीबी उन्मूलन के लिए सतत विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्य है, न कि भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य। वर्ष 2022 कुछ अन्य सरकारी पहलों के लिए एक लक्ष्य था, लेकिन टीबी उन्मूलन के लिए नहीं। वर्ष 2035 टीबी उन्मूलन के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित लक्ष्य नहीं है। एग्जाम फैक्ट,
भारत में तपेदिक के उन्मूलन की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए 2017 में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। ये सतत विकास लक्ष्यों SDG 3.3 के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व स्तर पर टीबी की महामारी को समाप्त करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत सरकार का लक्ष्य टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करना है। दूसरा पॉइंट, भारत में तपेदिक के उन्मूलन की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए 2017 में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। ये सतत विकास लक्ष्यों SDG 3.3 के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व स्तर पर टीबी की महामारी को समाप्त करना है। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 4, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। किस संगठन ने समावेशी शासन के लिए बहुभाषी AI को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ आशय के एक बयान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन अ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी, नीति आयोग। ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। नीति आयोग ने समावेशी शासन के लिए बहुभाषी AI को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भाषिणी के लिए मूल मंत्रालय है, लेकिन इस SOI के लिए सह हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय इस विशिष्ट हस्ताक्षर में शामिल नहीं थे। एग्जाम फैक्ट, भाषिणी भारत का राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, नीति आयोग ने समावेशी शासन के लिए बहुभाषी AI को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। दूसरा पॉइंट, भाषिणी भारत का राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन अ, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी, अमित शाह। ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमित शाह। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इस ऐप के लॉन्च नहीं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप व्यापक डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और ज्ञान तक डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देना डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रमुख घटक हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप व्यापक डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और ज्ञान तक डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देना डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रमुख घटक हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 6, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। अनुसूचित जातियों के मामलों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों को देखता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है जो सभी वर्गों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। एग्जाम फैक्ट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। यह मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। यह मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। राजव्यवस्था: ध्यान दें, क्वेश्चन 7, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्तमान सचिव कौन है? ऑप्शन अ, अलका उपाध्याय। ऑप्शन बी, अर्चना वर्मा। ऑप्शन सी, विनी महाजन। ऑप्शन डी, राजेश भूषण। आंसर है ऑप्शन बी, अर्चना वर्मा। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। श्रीमती अर्चना वर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव का पदभार ग्रहण किया। अलका उपाध्याय पूर्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव थीं। विनी महाजन ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे। एग्जाम फैक्ट: जल शक्ति मंत्रालय का गठन मई 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विलय से किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में पानी की चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें सुरक्षित पेयजल प्रदान करना और सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, श्रीमती अर्चना वर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय का गठन मई 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विलय से किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में पानी की चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें सुरक्षित पेयजल प्रदान करना और सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब राजव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। प्रधानमंत्री रिसर्च शेयर (PMRC) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, भारतीय संस्थानों में शीर्ष अनुसंधान प्रतिभाओं को आकर्षित करना। ऑप्शन सी, ग्रामीण भारत में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, देश भर में नए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संस्थानों में शीर्ष अनुसंधान प्रतिभाओं को आकर्षित करना। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। प्रधानमंत्री अनुसंधान पीठ (PMRC) योजना का उद्देश्य भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के भीतर शीर्ष अनुसंधान प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना है, ताकि एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। विकल्प ए एक औद्योगिक योजना का वर्णन करता है। विकल्प सी एक कृषि योजना का वर्णन करता है। विकल्प डी एक स्वास्थ्य अवसंरचना योजना का वर्णन करता है। एग्जाम फैक्ट: PMRC योजना भारत सरकार की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री अनुसंधान पीठ (PMRC) योजना का उद्देश्य भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के भीतर शीर्ष अनुसंधान प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना है, ताकि एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।
दूसरा पॉइंट, पीएमआरसी योजना भारत सरकार की अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। टॉपिक चेंज, राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन 9, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? ऑप्शन अ, अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 100। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, गणपूर्ति और रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट, भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, जनता का सदन और राज्यसभा, राज्यों की परिषद शामिल हैं। ये कानून बनाने और सरकारी निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च विधायी निकाय हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा होंगे। दूसरा पॉइंट, भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, जनता का सदन और राज्यसभा, राज्यों की परिषद शामिल हैं। ये कानून बनाने और सरकारी निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च विधायी निकाय हैं। अब बैंकिंग की ओर। क्वेश्चन 10, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लॉन्च के लिए चुना गया है? ऑप्शन अ, दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन बी, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य कल्याणकारी भुगतान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। दिल्ली और पुडुचेरी इस विशिष्ट लॉन्च के लिए चयनित यूटी में से नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इस कार्यक्रम के लिए नामित यूटी नहीं हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी इस प्रारंभिक चरण में शामिल नहीं हैं। एग्जाम फैक्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी और लाभों को सीधे हस्तांतरित करने के लिए एक सरकारी योजना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू कर रही है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी और लाभों को सीधे हस्तांतरित करने के लिए एक सरकारी योजना है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत सरकार का कौन सा प्रमुख कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखता है? डिजिटल इंडिया। Q2, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी मुख्य रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU). Q3, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष के लिए निर्धारित किया है? 2025। Q4, किस संगठन ने समावेशी शासन के लिए बहुभाषी AI को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ आशय के एक बयान पर हस्ताक्षर किए? नीति आयोग। Q5, गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया? अमित शाह। Q6, अनुसूचित जातियों के मामलों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7 जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्तमान सचिव कौन है? अर्चना वर्मा। Q8 प्रधानमंत्री रिसर्च शेयर PMRC योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्थानों में शीर्ष अनुसंधान प्रतिभाओं को आकर्षित करना। Q9 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? अनुच्छेद 79। Q10 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के लॉन्च के लिए चुना गया है? चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।